फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टडी किया था कुछ मॉलिक्यूल्स के जेनन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने ड्रॉ करे थे, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला था। आज हम लोग कुछ यूनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे और उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये जो यूनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये जनरली CSIR नेट और गेट में यूजुअली आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर्स हम लोगों को याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, पहले कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला मॉलिक्यूल है I3+, ये मॉलिक्यूल। तो I3+ मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में हमको पता है कि I3+ मॉलिक्यूल में क्या होगा कि जो आयोडीन है वो हमारा सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। यहाँ पे एक प्लस चार्ज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक आयोडीन जो है वो सेंट्रल एटम होगा, उससे दो आयोडीन मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्डेड होंगे, ठीक है। तो जो सेंट्रल वाला आयोडीन एटम है, सेंट्रल वाला आयोडीन एटम, इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा। देखिए जब भी प्लस चार्ज लिखा हो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुआ है, और कहां से रिमूव होगा, हमेशा ही सेंट्रल एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो इसका मतलब है कि I3+ मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंट्रल आयोडीन एटम पे है, ठीक है, और दो सिग्मा बॉन्डेड ऐसे मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। तो इसमें देखेंगे कि आयोडीन सेंट्रल मॉलिक्यूल में आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वैलेंस शेल में, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, ठीक है। अब इन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेंट्रल आयोडीन एटम से रिमूव हो गया, तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि ये 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और इसके पास 4 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो कैसा दिखाई देगा, आयोडीन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 6 इलेक्ट्रॉन में से इसने 2 तो सिग्मा बॉन्ड बना दिए ऐसे, ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड बना दिए। तो अब ये 2 सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो इसके पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया कि इसके पास 2 लोन पेयर हो गए, एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर। तो टोटल इसमें हम सम देखेंगे, लो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो सम है इस मॉलिक्यूल में कितना है, 4 है। तो 4 का मतलब क्या होगा कि इसमें 4 ऑर्बिटल होंगी, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। तो इसका मतलब ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। अब इस टेट्राहेड्रल हम लोग शेप बनाएंगे, कैसा टेट्राहेड्रल शेप होता है, देखिए आयोडीन प्लस जो है वो सेंट्रल एटम है, ठीक है। एक आयोडीन ये सिग्मा बॉन्डेड है, एक आयोडीन ये सिग्मा बॉन्डेड हो गया। अब इसके पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये हो गया और एक लोन पेयर ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन इसका शेप कैसा होगा, अगर शेप की हम बात करें, शेप केवल डिपेंड करता है सिग्मा बॉन्ड्स पे, लोन पेयर पे शेप डिपेंड नहीं करता। तो इसका शेप कैसा दिखाई देगा आपको, वी शेप, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, ये वी शेप हो जाएगा, या इसी को हम लोग कहते हैं बैंड शेप, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया, कौन सा, I3+ मॉलिक्यूल। अब इसमें हम पहले से स्टडी करेंगे कि I3+ मॉलिक्यूल को हम कैसे दिखाएंगे कि जो प्लस चार्ज है वो सेंट्रल आयोडीन एटम पे होगा, और इस सेंट्रल आयोडीन एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे, आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इसकी वैलेंस शेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 तो सिग्मा बॉन्ड में यूज हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि 2 लोन पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का सम देखें तो 4 आता है। 4 मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल।
इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में दो लोन पेयर बनाएंगे। अब शेप की बात करें तो लोन पेयर का कोई शेप नहीं होता है, तो आपका शेप कैसा दिखेगा, ये बेंट शेप दिखाई देगा। ओके, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कौन सा है, सिमिलर एग्जाम्पल है I3 माइनस मॉलिक्यूल। ये I3 माइनस मॉलिक्यूल जो है, ये कैसे इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब देखिए इसमें भी क्या होगा कि आयोडीन जो है वो सेंट्रल एटम होगा। इस सेंट्रल एटम में एक नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। आयोडीन की वैलेंस शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एक अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। अब देखिए इन 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर, तो यहां पे 3 लोन पेयर हो जाएंगे, 1 2 एंड 3 ऐसे। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे कि यहाँ पे लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का जो सम है वो कितना है, 5 है। तो इसमें देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो सम है वो आपका आता है 5। और जब भी सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम 5 होता है, दैट मीन्स इसमें 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी। तो 5 ऑर्बिटल का मतलब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, ज्योमेट्री आपकी कैसी होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इस मॉलिक्यूल में जब इसका हम लोग शेप ड्रॉ करेंगे तो एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो इसका अगर हम लोग शेप ड्रॉ करें I3 माइनस मॉलिक्यूल का, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए यहां पे हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री पहले ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बीच में आयोडीन एटम हो गया, यहां पे 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर हमेशा कहां जाते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लोन पेयर हमेशा ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाते हैं। ठीक है, 3 लोन पेयर है तो 3 लोन पेयर यहां पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले गए, और 2 आयोडीन सिग्मा बॉन्डेड से जुड़े हुए, तो ऐसे। ठीक है, तो इसका आपको ज्योमेट्री कैसी दिखाई दे रही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसका शेप कैसा हो जाएगा, शेप आपको कैसा दिखाई देगा। अब देखिए लोन पेयर का तो कोई शेप होता नहीं, सिग्मा बॉन्ड 2 अपोजिट साइड में है, दैट इज 180 डिग्री एंगल होगा, और शेप आपको कैसा इसका दिखाई देगा, शेप होगा लीनियर होगा, शेप इसका लीनियर होगा। तो देखिए दोस्तों फिर से समझते हैं I3 माइनस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, कि इस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है वो भी आयोडीन होगा। तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि सेंट्रल आयोडीन एटम पे 1 नेगेटिव चार्ज होगा। अब आयोडीन के पास तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस में कितने हो गए, 7 + 1 = 8। अब इन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन बचे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचे 6 का मतलब 3 लोन पेयर्स। तो यहाँ पे 3 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर। अब इसमें हम लोग देखें कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो सम है वो 5 होगा। 5 मींस 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी, दैट इज एक S 3p और एक D, 1s 3p एंड D। तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो गया, और जब भी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है तो रेस्पेक्टिव ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन इसका शेप कैसा होगा, शेप ड्रॉ करने के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हमने बनाई। लोन पेयर हमेशा ही हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, बॉन्ड पेयर एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे। तो शेप के लिए क्या होता है, शेप में जो टोटल चार्ज है वो इस पे मॉलिक्यूल पे दिखाएंगे। अब शेप के लिए हमें क्या करना होता है, शेप के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें यूज नहीं होते, शेप डिपेंड करता है केवल सिग्मा बॉन्ड पे। तो इसका सिग्मा बॉन्ड अपोजिट साइड में है, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। वो क्या है, ICl2 माइनस आयन। ठीक है, ये भी ICl2 माइनस आयन में क्या होगा, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, आयोडीन है। आयोडीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, प्लस एक नेगेटिव चार्ज वाला भी जोड़ लेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, इन 8 इलेक्ट्रॉन में से आयोडीन इज अ सेंट्रल एटम जिसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 8 इलेक्ट्रॉन में से जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिग्मा बॉन्ड बना लिए। रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 6, जो 6 इलेक्ट्रॉन मींस 3 लोन पेयर, तो यहां पे 3 लोन पेयर्स होंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो सम है वो कितना हो जाएगा? 5। दैट इज यहां पे भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3d। और जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो उस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। उसमें हमें पता है कि जो लोन पेयर होता है हमेशा ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा और जो बॉन्ड पेयर होंगे वो कहां जाएंगे? एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, तो ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप इसका कैसा होगा? शेप आपको पता है कि जो शेप होता है वो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करता है, लोन पेयर पर डिपेंड नहीं करता। दो सिग्मा बॉन्ड अपोजिट है, दैट इज इसका शेप कैसा हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ICl2 माइनस का ऐसा शेप बनाएंगे। सिमिलर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें ICl2 प्लस मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो इसमें भी क्या देखेंगे? आयोडीन इज अ सेंट्रल एटम। अगर इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से अगर 1 पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तब इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे। इन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 सिग्मा बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे। रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 4 मीन्स 2 लोन पेयर। तो दैट इज इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो गए सिग्मा बॉन्डिंग में, तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि ये क्या होगा? 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो इसमें इसका शेप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज। ठीक है, अब इसमें ज्योमेट्री कैसी होगी? अब देखिए, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो सम है वो कितना हो गया? 4, दैट इज sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है तो ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर लोन पेयर का शेप हम हटा दें तो कैसा ये दिखाई दे रहा है? वी शेप। लैटिस का शेप कैसा होगा? शेप होगा आपका वी शेप। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका? XeF6 मॉलिक्यूल। तो XeF6 मॉलिक्यूल में हमको पता है जेनन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि एक लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में हम लोग देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल में जेनन एटम के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। 8 में से 6 तो सिग्मा बॉन्ड बना दीजिए। 6 सिग्मा बॉन्ड बना दें। ठीक है, इस तरह से, और एक लोन पेयर हो। अब देखिए 6 सिग्मा बॉन्ड की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। तो ये आपको ज्योमेट्री कैसी दिखाई देगी? ये आपको दिखाई देगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाई देगी। उस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एक ट्राइगोनल सरफेस पे होगा। ऐसे अगर हम देखेंगे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्राइगोनल सरफेस पे होगा। ये जो आपको ट्राइंगुलर सरफेस दिख रही है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्री कैसी आपको दिखाई देगी? इसकी ज्योमेट्री आपको कैसे दिखाई देगी? डिस्टॉर्टेड। कैसे दिखाई देगी? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसकी एक और पॉसिबल ज्योमेट्री होती है। इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। एक और पॉसिबल ज्योमेट्री होती है क्योंकि लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का सम देखिए, इसमें अगर लो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जो सम है वो क्या है? 7 है। ठीक है, जब 7 होता है तो इसमें कितनी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो रेस्पेक्टेड ज्योमेट्री क्या हो सकती है आपकी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल।
कैसी हो सकती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल हम बनाएंगे जिसमें एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन एटम और 4 कॉर्नर पे फ्लोरीन एटम लगा देंगे और एक जो पेंटागोनल कॉर्नर होगा उस पे लोन पेयर दिखा देंगे। तो ये कैसी दिखाई दे रही है, डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की तरफ, जो क्या है आपका IF7 मॉलिक्यूल। ठीक है, IF7 मॉलिक्यूल, इसमें अगर हम देखेंगे तो आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 7 फ्लोरीन एटम 7 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। कैसी, इस तरह से कुछ दिखाई देगी कि इसमें हर एक फ्लोरीन एटम कॉर्नर्स पे होंगे। ठीक है, फ्लोरीन एटम कॉर्नर्स पे होंगे। ये परफेक्ट पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आपको दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, ज्योमेट्री इसकी कैसी है, ज्योमेट्री इसकी हो गई पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, शेप कैसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए शेप इसका परफेक्ट होगा, तो सब शेप भी क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो जिसमें जो 3d ऑर्बिटल हैं ये कौन सी होती है, d ऑर्बिटल तो 5 होती है। अब इसमें देखिए हमेशा आपको याद रखना होगा, जब भी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो और पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो तो वहां पे जब d ऑर्बिटल होती हैं वो कौन सी होती हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dxy एंड dz स्क्वायर ऑर्बिटल होती है। यही 3 ऑर्बिटल जो हैं वही पेंटागोनल बाइपिरामिडल में ज्योमेट्री में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मॉलिक्यूल है TaF8 3-, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है TaF8 3-। इसमें क्या खास बात है, इसमें 8 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, स्क्वायर एंटी प्रिज्म होती है। कैसी होती है, स्क्वायर एंटी प्रिज्म। दैट इज, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पे टेंटलम एटम है बीच में, जिससे इस तरह से फ्लोरीन एटम कॉर्नर्स पे लगे होंगे। ठीक है, फ्लोरीन एटम ऐसे कॉर्नर्स पे लगे होंगे। ये अब ये एक स्क्वायर हो गया, एक ऊपर स्क्वायर होगा जो इससे अपोजिट्स होगा। ठीक है, दैट इज इसमें स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन में होगा। तो उस स्क्वायर को कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे फ्लोरीन एटम ऐसे लगे होंगे। तो देख सकते हैं आप इसका शेप कैसा होगा, कुछ इस तरह से इसका शेप दिखाई देगा। ठीक है, कैसा ये दिखाई दे रहा है, स्क्वायर एंटी प्रिज्म। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर एंटी प्रिज्म। ठीक है, और ये कौन सा एग्जाम्पल है, TaF8 3-। ठीक है, स्क्वायर एंटी प्रिज्म होता है। अब इसका जो स्क्वायर एंटी प्रिज्म ये मॉलिक्यूल है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है D4sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। D4sp3 हाइब्रिडाइजेशन दैट इज, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल ऑर्बिटल कितनी है, 4d ऑर्बिटल और 4s और p मिला के 4d ऑर्बिटल, तो ये हो गए 8 ऑर्बिटल। तो D4sp3 ऑर्बिटल होती है। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो Ta
F8 मॉलिक्यूल है, TF8 3 मॉलिक्यूल, इसमें क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D4sp3 है, इसमें जो d ऑर्बिटल है वो कौन कौन सी वाली होंगी? देखिए यहाँ पे जो कोई भी फ्लोरीन एटम लगा हुआ है वो अलोंग द z एक्सिस पे नहीं है, तो इसमें वो d ऑर्बिटल नहीं होगी जिसमें z एक्सिस होता है, बाकी सभी d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगी। दैट इज इसमें कौन कौन सी d ऑर्बिटल होंगी? dxy, dyz, dzx प्लस dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो 4 इसमें d ऑर्बिटल होती हैं, कौन सी? dxy, dyz, dzx और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। dz स्क्वायर ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CSIR नेट एग्जामिनेशन। ReH9 2 I, ठीक है। इस आयन में ReH9 2 आयन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नेट में कई बार आ चुका है, ठीक है। कभी इसका स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, कभी इसका पॉइंट ग्रुप पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका हमें याद रखना होगा कि इसका जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री इसकी कैसी होती है, कैसी होती है? इसकी ज्योमेट्री होती है फेस सेंटर्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, फेस सेंटर ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, या इसी को हम लोग कहते हैं, या इसी को ज्योमेट्री को हम लोग कहते हैं ट्राइकैब्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। अब इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान से याद करना होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, अगर प्रिज्म का स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो प्रिज्म कैसे बनाते हैं? कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं प्रिज्म। देखिएगा, प्रिज्म कुछ इस तरह से बनाया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है ये कैसा स्ट्रक्चर है? प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर में रेक्टेंगुलर फेसेस कितनी है? 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं और 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैं। तो यहां पे देखना होगा कि जो रीनियम एटम होता है वो सेंटर में होता है और हर एक कॉर्नर के ऊपर हाइड्रोजन एटम होगा। अब यहाँ पे जो हर एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन एटम होगा, दैट इज यहाँ पे होगा, ठीक है, और इस वाले कॉर्नर पे होगा ऐसे ये कॉर्नर पे होगा और इस तरह से, ठीक है। ये तो 6 हाइड्रोजन एटम हो गए। जो 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं वो इन फेसेस के, जो ये आपको फेस दिख रहे हैं, इस पे वो कैपिंग करते हैं। दैट इज, अगर हम इस पे कैप लगा दें, यहाँ पे देखेंगे एक हाइड्रोजन एटम इनके फेस से होकर, रेक्टेंगुलर फेस उसके फेस से सेंटर से होकर के गुजरता है। एक हाइड्रोजन एटम ऐसे हो गया, एक हाइड्रोजन एटम ऐसे होगा और एक कहां होगा? इसके पीछे होगा, ठीक है। तो अगर इस पे हम फेस ड्रॉ करें, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये आप देखेंगे कैप बना रहा है इस रेक्टेंगुलर फेस पे कैप। देखिए, इसमें समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी कि यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन एटम है वो एक रेक्टेंगुलर फेस पे कैप बना रहा है। तो ऐसे कितने कैप होंगे? 3 कैप होंगे। तो इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या कहा गया? ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्म। फिर से अगर इसको हम समझें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि ये देखिए, ये प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर है, ये प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे बीच में तो रीनियम एटम होगा, हर एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन एटम होंगे और यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन एटम होगा वो इस पे कैपिंग करेगा ऐसे, इस तरह से। एक कैपिंग ये हो गई। सिमिलरली यहाँ पे भी एक कैपिंग होगी ऐसे, ये कैपिंग, और एक कैप इसके पीछे होगा। तो आप देख सकते हैं कितने कैप हो जाएंगे? 3 कैप हो जाएंगे। तो ये इसीलिए क्या होगा कि एक हाइड्रोजन, जो हर एक हाइड्रोजन एटम है वो फेस सेंटर्ड है, इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्म, क्योंकि 3 कैप बनाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।